हाय एवरीवन, सरकारी नौकरी क्लासेस फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज हम यूनियन बजट 2023-24 को डिस्कस करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से वो कैसा यूज़फुल है और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे कैसे हमें पढ़ना है इस बजट को। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बना लेते हैं कि बजट कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में दे रखा है, उसे क्या कहते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट उसको रिलीज़ करता है और किसके पास अथॉरिटी है बजट को रिलीज़ करने के लिए। चलो देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल नंबर 112 के अंदर बजट का प्रावधान दिया हुआ है और उसे बजट नहीं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। अगर यूपीएससी पूछता है कि द टर्म बजट इज़ मैंशनड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो हमें उसको रॉन्ग करना है। उसका टर्म यूज़ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल नंबर 112। तो स्टार्ट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, 1 फरवरी 2023 को उन्होंने पार्लियामेंट के सामने बजट टेबल करा। एक्चुअली में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं कि बजट प्रिपेयर करना है और टेबल करने की। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर 6 डिपार्टमेंट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और जो बजट डिवीज़न है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर लाई करता है। तो जो अगर पूछा जाए कि कौन सा डिपार्टमेंट बजट बनाता है, प्रिपेयर करता है, तो हमें लगाना है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। चलो आगे चलते हैं। बजट के अंदर क्या डिस्कशन हुई। जैसे कि हमने देखा है 2022 के बाद एक नया लहर आ गई है देश के अंदर, अमृतकाल, जिसे हम अमृतकाल कहने लग गए हैं। 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस विज़न एट द रेट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद देश में अमृतकाल स्टार्ट हो गया है। उसमें सरकारें हमारे सिटीजन्स की तरफ फोकस कर रही हैं। यूथ है उसको अपॉर्चुनिटीज़ देने की कोशिश कर रही है, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही है। ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशंस के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी इकॉनमी को स्टेबल और मोर स्ट्रॉन्ग बनाने की बात कर रहे हैं। 5 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ बढ़ने की बात करी जा रही है। तो इसी के साथ देखते हैं कि बजट्स में कुछ हाइलाइट्स हैं जो पार्लियामेंट में दिए गए। कुछ अचीवमेंट्स डिस्कस करी हैं गवर्नमेंट ने, जैसे कि पर कैपिटा इनकम जो कि 1.97 लाख्स इन 9 ईयर्स हो गई है। 9 ईयर्स इन द सेंस कि 2014 के बाद 9 ईयर, 14 और 9 2023 में जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो डबल हो गई है, ऐसा सरकार का कहना है। तो देख लेते हैं हमारे देश में जो स्टेट्स हैं उनमें रैंक 1 पे कौन आता है, सेकंड पे कौन आता है, लास्ट पे कौन आता है। गोवा एक छोटा सा स्टेट है यहाँ पे, जो 1961 में बना था। वो पर कैपिटा इनकम में इंडिया का टॉप है, ऑन द फर्स्ट रैंक। उसके बाद दिल्ली आता है। दिल्ली इज यूटी, छोटी सी है, 2.25 करोड़ पॉपुलेशन है इसकी, पर कैपिटा इनकम इसकी बहुत अच्छी है, परचेजिंग पावर बहुत अच्छी है। उसके बाद सिक्किम। जब भी हमने देखा है कि तीनों के तीनों स्टेट छोटे हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम अच्छी है क्योंकि उनका न्यूमरेटर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर कम है, तो ऑटोमेटिकली इनका पर कैपिटा इनकम बढ़ गया। जो बिहार है उसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है, न्यूमरेटर कम है, तो इसका पर कैपिटा इनकम लास्ट हो चुका है, मतलब अराउंड 43-45,000 के लगभग है। और गोवा का 4,45,000 अराउंड है। तो आगे चलते हैं, कुछ और अचीवमेंट्स देखते हैं। इन्होंने कहा है कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है ब्रिटेन को छोड़ के पीछे। और हमारे जो 5 टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जो जिनका जीडीपी सबसे ऊपर है, सबसे पहले यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी, इंडिया।
तो हमारा जो 2023 में जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें हमारा 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स मार्क क्रॉस कर चुका है। और हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड की जीडीपी क्या है, 96.51 ट्रिलियन डॉलर्स। इतना जीडीपी पूरा वर्ल्ड होल्ड करता है। आगे चलते हैं। इन्होंने और अचीवमेंट डिस्कस करे हैं। इन्होंने कहा है ईपीएफओ मेंबरशिप 27 करोड़ हो गई है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई ईपीएफओ के अंदर रजिस्टर करता है इट मीन्स फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र 2.2 लाख करोड़ ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं 11.4 करोड़ फार्मर्स को अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो देखते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है क्या। यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसके अंदर किसानों को, मीडियम स्मॉल मार्जिनल होल्डिंग किसानों को और 2-2 हज़ार करके हर 4 महीने में डीबीटी करा जाता है, 6,000 रुपये पर ईयर एज ए इनकम सपोर्ट। बट अब ये सारे फार्मर्स के लिए एप्लीकेबल है, ना कि स्मॉल एंड मार्जिनल। ऑल फार्मर्स आर इंक्लूडेड इन दिस। इसमें फ़ंड डीबीटी करा जाएगा, डायरेक्टली उनके बैंक्स में डाला जाएगा ताकि कोई पिलफ्रेजेस और कोई फ्रॉड ना हो। ऐसा ना हो कि पैसा ऊपर से भेज दिया गया और पैसा नीचे पहुंचा नहीं। जैसे एक बार राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम 1 रुपया डालते हैं और वो 16 पैसा ही नीचे पहुंच पाता है, 84 रुपीज़ बीच में ही इंटरमीडिएटरी खा जाते हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए डीबीटी लाया गया है और ये एक सेक्टर स्कीम है। सेंटर सेक्टर स्कीम का मतलब है कि जो सारा का सारा फंड्स हैं, जो सारा का सारा पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और इसी के तरह की एक स्कीम और आती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको स्पॉन्सर्ड करती है। इट मीन्स जो पैसा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी है वो स्टेट गवर्नमेंट्स देंगे, सेंटर उसको स्पॉन्सर करेगा। तो वो उसके अंदर दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। सेंटर सेक्टर में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। तो ये देखते हैं पीएम किसान सम्मान निधि है, किसान से रिलेटेड काम है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। हमें कोई भी स्कीम है उसकी मिनिस्ट्री याद करने के लिए हमें देखना चाहिए कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ना कि किससे रिलेटेड है। अगर उसका ऑब्जेक्टिव किसान से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री मार लो, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। चलो आगे चलते हैं। उन्होंने एक और डिस्कस करा है डिजिटल ट्रांजैक्शंस के बारे में। 7400 करोड़ डिजिटल पेमेंट्स ऑफ 126 लाख करोड़ हैज़ बीन टेकन प्लेस थ्रू द यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। हमने गेटवेज देखे होंगे, गूगल पे, भीम और फ़ोन पे, भारत पे, ये सारे अमेज़ॉन पे, ये सारे के सारे ये डिजिटल पेमेंट गेटवेज हैं और उनको पीछे बैकबोन है यूपीआई, जिनके थ्रू हमारा डाटा गेटवेज एंड हमारा जो डीबीटी कनेक्ट होता है। उन्होंने नेक्स्ट जो हमारा अचीवमेंट डिस्कस कर रहा है वो है 11.7 करोड़ टॉयलेट्स कंस्ट्रक्टेड अंडर स्वच्छ भारत मिशन। इसके भी 2 कंपोनेंट्स हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। अर्बन आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। स्वच्छ भारत मिशन उसका जो ऑब्जेक्टिव से एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ इनसैनिटरी टॉयलेट्स टू पोर फ्लश, ऐसा कि पानी डाल के उसका एक्सक्रीटा बहा दिया जाए। मैनुअल स्कैवेंजिंग ख़त्म कर दी जानी चाहिए। जो भी हमारा जो सीवेज वेस्ट है उसको, जो सॉलिड वेस्ट है उसे कलेक्शन करके साइंटिफिक तरीके से उसको डिस्पोज कर दिया जाए ताकि वो गंदगी ना फैलाए, कुछ हेल्थ इश्यूज़ ना क्रिएट करे। तो और इसके अंदर जो भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड और जो हमारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी ऑप्शन में आता है तो हमें मार देना है कि वो इसके अंदर लिंक है। और इसमें हमें एक और चीज़ करनी है कि प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना है इसके अंदर, ताकि वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेशंस लाए इसके अंदर और हमारा जो ये स्कीम है सक्सेसफुल हो और इजीली ऑपरेशनल हो जाए। जैसे कि कुछ दिनों पहले एक प्राइवेट सेक्टर रोबोट्स लेके आए मैनुअल स्कैवेंजिंग की तरह, इसको हटाने के लिए, ताकि लोग मैनुअली ना करें, उसको रोबोट्स के थ्रू ड्रेनेज क्लीन करा जाए, क्लॉगिंग हटाई जाए।
अब इसके कुछ कंपोनेंट्स भी हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट्स, ताकि हाइजीन मेंटेन रहे। कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स, अगर जिसके पास घर नहीं है और जिसके पास टॉयलेट्स नहीं हैं तो ऐसा ना हो कि कोई भी खुले में शौच कर रहा है, उनके लिए पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए ताकि वो आराम से उनको यूज़ कर सकें। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसका भी प्रावधान करा गया है। अवेयरनेस क्रिएट करी गई है। और कैपेसिटी बिल्डिंग, और सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब इंश्योरेंस कवर की बात करते हैं। इंश्योरेंस कवर की बात करते हैं, इसके अंदर 2 स्कीम्स आती हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। जीवन का मीन्स लाइफ, इट मीन्स लाइफ इंश्योरेंस। सुरक्षा मीन्स लाइफ से नहीं, मतलब सेफ्टी। ये होगा एक्सीडेंट रिलेटेड, एक्सीडेंटल डेथ एंड फुल डिसेबिलिटी। इसमें क्या है, 2 लाख रुपए का एनुअल इंश्योरेंस मिलता है इसके अंदर जीवन ज्योति में, और 330 रुपये देने पड़ते हैं पर सब्सक्राइबर को। एट द एज ग्रुप है 18 से लेकर 50 तक। अगर वो 50 साल कंप्लीट कर चुका होता है तो 55 तक वो ले सकता है प्रीमियम देने के बाद भी। और प्रीमियम इसका 330 रुपीज़ है, जो कि ऑटो डेबिट्स हो जाता है एवरी ईयरली। इसको जो पर्सन है उसको हर ईयरली ऑप्ट करना पड़ता है। ऑटो डेबिट होता है 12 महीने तक, उसके बाद इस पर्सन को फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा और इसको स्कीम को दोबारा ऑप्ट करना पड़ेगा। पैसे से रिलेटेड बात है, इट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आएगा। नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसके अंदर भी पैसे की रिलेटेड बात है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही आएगा। इसमें आप ये देखो, ये इसमें लाइफ थ्रेटनिंग है, इसमें पैसा ज़्यादा चाहिए होगा क्योंकि सर्वाइवल की बात आ जाती है। इसमें एक्सीडेंट है तो इसमें प्रीमियम सिर्फ 12 रुपये होगा। इसमें 330 था, इसमें 12 होगा। अगर ये ज़्यादा रुपये दे रहे हैं तो इसका प्रीमियम ज़्यादा मिल रहा होगा। अब ये देखते हैं, सेम ही ऑप्शंस हैं, इसके अंदर भी हमें हर साल ही ऑप्ट करना पड़ता है और प्रीमियम ऑटो डेबिट हो जाता है। इसका है 2 लाख रुपए एक्सीडेंटल डेथ और 1 लाख रुपए पार्शियल डिसेबिलिटी। 18 साल से लेकर 70 साल तक की एज ग्रुप के लिए कवर करता है ये। चलो आगे चलते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट ने एक अचीवमेंट और गिनवाई है, 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइडेड अंडर उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आप सब ने कंट्रोवर्सी सुनी होगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर जो गरीब तबका है वो सिलेंडर फिल नहीं करवा रहा है, तो इसी बारे में देख लेते हैं कि ये स्कीम क्या है, कैसे हुई और क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हो सकता है कि ये स्कीम पूछी जा सके। लाइमलाइट में है, लोग एक यूपीएससी एक बार पूछ भी चुका है, पर फिर भी हो सकता है कि पूछ ले। इसमें हर को बेनिफिशियरी को 1600 रुपये पर एलपीजी कनेक्शन के लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट दी गया है। और जो हाउस होल्ड्स हैं वो ढूंढे जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के बिहाफ पे। जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डाटा है उसे हमें कंसीडर करना पड़ेगा हाउस होल्ड सेलेक्ट करने में। और जो ईएमआई जो ये स्कीम है और जो ईएमआई है रिफ़िल करने के लिए, परचेज गैस स्टॉक करने के लिए, ये चीज़ें पूछी जाती नहीं है। हमें याद रखना है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है और कौन बन सकता है इसका, एलिजिबल कैंडिडेट कौन है, बेनिफिशियरी, और कितना रुपए लगेगा और कहाँ से डाटा लिया जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी में। और नेक्स्ट अचीवमेंट जो गिनाई गई है सरकार के द्वारा, 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन ऑफ 102 करोड़ पर्सनस।
आप सभी को पता था 2 साल तक लगातार कोरोना की चपेट में हमारा देश रहा, पूरा वर्ल्ड ही रहा है। उसमें ये इतने सारे वैक्सीन लगाए गए हैं। 47.8 करोड़ पीएम जन धन बैंक अकाउंट्स, इतने बैंक अकाउंट खोले गए थे। चलो आगे चलते हैं।